हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस की दुनिया में। दोस्तों, आज हम यूपीएसएसटी का 31वां प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे, जिसमें हम जीएस के प्रश्नों के देखेंगे और जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछा जाता है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही यूज़फुल सीरीज़ का लाभ उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं एसएसटी का 31वां प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी चरक, ऑप्शन डी पंतजलि। क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी आर्यभट्ट। गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ और जो खगोल शास्त्री थे वो आर्यभट्ट थे। और खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जो आर्यभट्ट थे जो 476 से 550 ईस्वी तक इनका मतलब समय था। और उन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ भी लिखा था। जो आर्यभट्ट थे उनके द्वारा ही आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की गई थी और इन्होंने ही शून्य की अवधारणा दी थी और बताया था कि पृथ्वी गोल और अपनी धुरी पर घूमती है। जो आर्यभट्ट थे गुप्त काल में गणितज्ञ, उन्होंने ही ये बताया था सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है और इन्होंने ही शून्य की अवधारणा दी थी सबसे पहले। तो गुप्त काल के प्रमुख वैज्ञानिक आर्यभट्ट, जिन्हें 5वीं शताब्दी का सबसे महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ माना जाता है, जिन्होंने बिहार के कुसुमपुर में शिक्षा प्राप्त की थी और ये बिहार के मतलब इनका जो पालन पोषण हुआ था वो बिहार में हुआ था। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त काल में नवरत्न किस राजा के दरबार में थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो गुप्त काल में जो नवरत्न थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इसका ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है, के दरबार में प्रसिद्ध नवरत्न राजा चंद्रगुप्त के दरबार में शोभा बढ़ाते थे। और ये 9 विद्वान साहित्य, विज्ञान, कला के विशेषज्ञ थे। इनमें सबसे पहले तो कालिदास हो गए, धन्वंतरी हो गए और बारहमिहिर प्रमुख थे। वैसे तो कई सारे थे, 9 नवरत्न थे, लेकिन कालिदास, धन्वंतरी और बारहमिहिर इनमें प्रमुख थे और उनके शासनकाल को कला और संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। और इनके शासनकाल को स्वर्ण युग इसलिए माना जाता है क्योंकि उस समय जो साहित्य और कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे काम किए गए थे। जैसे कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम एक महाकाव्य लिखा गया था और इनके कई ऐसे महाकाव्य हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। और धन्वंतरी जिन्होंने उनकी आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कई सारी इन्होंने पुस्तकें लिखी थी और वारामिहिर इन्होंने भी कई सारे पुस्तक संस्कृत में लिखी थी। तो इसलिए इस काल को साहित्य और कला का स्वर्णयुग माना जाता है। नवरत्नों में शामिल प्रमुख विद्वान उनके क्षेत्र, जैसे कालिदास जो थे वो कवि थे और इनके द्वारा कई सारे महाकाव्य लिखे गए हैं। और धन्वंतरी जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, आयुर्वेद के क्षेत्र में इन्होंने कई सारी पुस्तकें भी लिखी हैं और आयुर्वेद के क्षेत्र में इन्होंने इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वराहमिहिर जो खगोल शास्त्री और ज्योतिषी भी थे। अमर सिंह जो कोशकार, संस्कृत के व्याकरण थे और इनके द्वारा ही एक पुस्तक लिखी गई है संस्कृत व्याकरण पर। और छप्पड़क जो ज्योतिषी थे, शंकु वास्तुकार थे और बेताल भट्ट जो जादूगर विद्वान थे, घटक पर कवि थे और वरुरुचि व्याकरण संस्कृत विद्वान थे। तो ये आप चाहो तो इनको नोट्स कर सकते हो कि जो इनके दरबार में नवरत्न थे वो उनकी संख्या, उनके नाम और उनका जो क्षेत्र है वो इसमें दिया गया है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है और भी एग्ज़ाम के लिए। तो इनको आप नोट भी कर सकते हो। और ये विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय की उज्जैनी स्थित दूसरी राजधानी के दरबार में रहते थे। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी हवा। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सूर्य। पारितंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो सूर्य है।
और ये पाइतंत्र में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है। उत्पादक हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। क्योंकि जो सूर्य से ही जो प्रकाश मिलता है उसके द्वारा ही जो उत्पादक होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं और उसी के उत्पादकों के द्वारा यो खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। क्योंकि जो पौधे भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो जीवों के लिए ज़रूरी होती है। और जो भी जो उपभोक्ता होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक को खाते हैं और जो प्रथम उपभोक्ता के बाद द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। जैसे जानवर जो होते हैं गाय भैंस, वो हरी घास खाते हैं और हरी घास गाय बकरी भैंस को होते हो तो ये शेर चीता इनको खाते हैं, सर वो द्वितीय उपभोक्ता हो गया। तो इस तरह से ये खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। यह ऊर्जा एक दिशीय प्रवाह के माध्यम से आगे बढ़ती है। इसमें केवल 10% अगले स्तर तक पहुंचती है। पारितंत्र में ऊर्जा के मुख्य जो बिंदु हैं वो सूर्य हैं। पृथ्वी पर लगभग सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का एक प्राथमिक मात्र स्रोत है। तो सूर्य जो है वही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है जिससे सभी पारितंत्र को ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कूड़े कचरे को पुनः उपयोग लायक बनाना कहलाता है। ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी रिड्यूस, ऑप्शन सी रीयूज, ऑप्शन डी रिसाइकलिंग। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन डी रिसाइकलिंग। कूड़े कचरे को दोबारा प्रयोग में लाने को कहलाते हैं रिसाइकलिंग। और इसमें पुनर्चक्रण कहा जाता है जिसमें कचरे को संशोधित करके उपयोग वस्तु में बदला जाता है। पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों की बचत के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो इसमें जो भी कूड़ा कचरा होता है उसको गलाकर मॉडिफाई करके उसको नए सामान में परिवर्तित किया जाता है और उपयोग में लाया जाता है। तो इसी को पुनर्चक्रण कहते हैं। इस प्रोसेस को नए उत्पादों में बदलना ही पुनर्चक्रण कहलाता है। और किसी वस्तु को बिना नष्ट किए सीधे फिर से इस्तेमाल करना, पुनः उपयोग इसका करना रिसाइकलिंग है। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी उत्तरी मैदान, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन डी तटीय मैदान। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड जो है वह प्रायद्वीपीय पठार है और यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और कठोर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और ये सबसे ज़्यादा कठोर भूभाग है। इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था और यह पृथ्वी के सबसे पुराने और स्थिर भूभागों में से एक माना जाता है जो कभी समुद्र में नहीं डूबा है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो तो सबसे पुराना जो है वो प्रायद्वीपीय पठार और ये गोंडवाना लैंड के टूटने से ही इसका ये कह सकते हैं कि गोंडवाना लैंड का ही ये हिस्सा है। और इसकी जो बनावट है वो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से है। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा पर्वत प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी काराकोरम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है वो अरुणाचल तो नहीं हो क्योंकि ये हिमालय का हिस्सा है। काराकोरम भी नहीं, ये हिमालय का हिस्सा है और हिमालय तो हिमालय है ही। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए अरावली। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा अरावली पर्वत है और प्रायद्वीपीय पठार में मुख्य रूप से अरावली हो गया, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट श्रृंखलाएं शामिल हैं और एक प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है और त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है जिसके अंतर्गत दक्कन का पठार, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार आते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख पर्वत और पहाड़ियाँ जैसे अरावली, यह सबसे जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और इसके बाद विंध्याचल पर्वतमाला, यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और पठार के दो भागों में विभाजित करती है। पठार को दो भागों में विभाजित करती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और सतपुड़ा हो गया, ये विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है।
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। जो पश्चिम तट के समांतर चलने वाली पर्वत श्रृंखला, और ये जो पूर्वी घाट है पूर्वी तट के किनारे पे चलने वाली समांतर श्रृंखला है। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है, 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विधानसभा में प्रश्नकाल कितनी अवधि का होता है? ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन बी 2 घंटे, ऑप्शन सी 3 घंटा, ऑप्शन डी 30 मिनट। तो विधानसभा में जो प्रश्नकाल का जो समय होता है वो 1 घंटे का होता है, और ये प्रश्नकाल जो होता है वो शून्यकाल के तुरंत बाद होता है। 11 विधानसभा में प्रश्नकाल आमतौर पर प्रतिदिन सदन की कार्यवाही के पहले 1 घंटे या 60 मिनट का होता है, और यह समय सदस्यों का मंत्रियों से सवाल पूछकर सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए निर्धारित है। तो जो प्रश्नकाल का समय होता है वो 1 घंटे का होता है, और ये आमतौर पर शून्यकाल के तुरंत बाद 11 बजे से 12 बजे तक का होता है। सॉरी, शून्यकाल से पहले 11 बजे से 12 बजे तक का ये होता है। तो यह आमतौर पर सत्र के पहले 1 घंटा सुबह 11 बजे से 12 बजे इसका समय होता है, और इसका उद्देश्य जो होता है वो विधायक जनहित मुद्दों पर मंत्रियों से मौखिक या लिखित प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये जो शून्यकाल होता है इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के जो लोकहित के मुद्दे होते हैं वो उठाए जाते हैं, और इसमें तारांकित और अतारांकित प्रश्नों को भी शामिल किया जाता है। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? ऑप्शन ए 450, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 600। तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 550 है, जिसमें राज्यों से अधिकतम 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य हो सकते हैं। तो राज्यों से इनकी संख्या जो होती है वो 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 संख्या होती है। लेकिन 104वें संवैधानिक संशोधन 2020 के बाद एंग्लो इंडियन के लिए 2 नामित सीटों को समाप्त कर दिया गया। ये भी याद रखना है, क्योंकि पहले जो लोकसभा सदस्य होते थे इनके लिए 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को भी नामित किया जाता था, लेकिन 2020 के बाद इसको ख़त्म कर दिया गया, जिससे यह संख्या घटकर 252 से घटकर 250 हो गई है। पहली ये संख्या थी वो 252 थी, लेकिन अब 250 हो गई है, 550 हो गई है, सॉरी। तो इसकी जो कुल अधिकतम संख्या है वो 550 है, राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य संख्या है। और वर्तमान में जो संख्या है वो 543 है निर्वाचित पहले, और यह संख्या 252 हुआ करती थी। तो ये भी याद रखना है कि जो इनकी संख्या है पहले 52 थी, लेकिन अब जो है अधिकतम 550 हो सकती है, लेकिन जो वर्तमान में है वो 543 है। तो ये आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 543 है, और अधिकतम 550 हो सकती है। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहले किसने निर्धारित की थी? निर्धारण किसने किया था गरीबी रेखा का था? इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी राव समिति, ऑप्शन सी अलग समिति। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। गरीबी रेखा का जो सबसे पहले निर्धारण किया था वो दादा भाई नौरोजी ने ही किया था, और उन्होंने 1901 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया में निर्वाह आहार जीने के लिए न्यूनतम भोजन की लागत के आधार पर इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो ये भी याद रखना है कि इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही पुस्तक लिखी गई है। तो ये भी याद रखना है कि ये भी जैसे एग्जाम में इसकी पुस्तक का भी नाम पूछा जा सकता है। तो पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई, और इस किताब में उन्होंने जो जीवन जीने के लिए न्यूनतम भोजन की जो लागत होती है उसको इन्होंने इसमें बताया गया है, और जिसे उन्होंने ब्रेड लाइन कहा है। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। गरीबी रेखा का निर्धारण सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए गरीबों को धन देना, ऑप्शन बी
विश्व व्यापार बढ़ाना। ऑप्शन सी सरकारी खर्च कम करना। ऑप्शन डी उत्पादन घटाना। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विश्व व्यापार बढ़ाना। वैश्वीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व के व्यापार को बढ़ाना है, जिससे दुनिया भर के देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ाकर एक सीमाहीन विश्व बनाना है। और इसका लक्ष्य मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, पूंजी, वस्तुओं और श्रम के प्रभाव को सुगम बनाना है और वैश्विक एकीकरण के माध्यम से विकास दर तेजी लाना है। तो वैश्वीकरण के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो है मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण, विभिन्न देशों की आर्थिक व्यवस्थाओं को आपस में जोड़ना और बाधा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य ये भी मान सकते हो कि व्यापार को बढ़ावा देना होता है और बिना किसी बाधाओं के ये सारे जो भी विश्व के देश हैं वो आपस में अपना व्यापारिक संबंध बना सकें और बाधा युक्त व्यापार को बढ़ावा देना है। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विश्व व्यापार बढ़ाना। तो ये था हमारा एसएसटी का 31वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।